Okay, so in this video we'll be taking a look at the topic of nasopharyngeal cancer. अब हम nasopharyngeal cancer को juvenile nasopharyngeal angiofibromas के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो एक तो ये डिफरेंस है कि दिस इज़ अ malignant tumor of the nasopharynx, जबकि जो JNA या juvenile angiofibroma था दैट वाज अ benign tumor of the nasopharynx। ठीक है। सेकेंडली इन दोनों की जो एरियाज ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट हैं। जो nasopharyngeal कैंसर है इट अराइजेज फ्रॉम द रोजन मुलर फोसा और द फोसा ऑफ रोजन मुलर, जो कि जस्ट बिलो द बेस ऑफ स्कल एक फोसा है इन द वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग्स। ठीक है। देन जो हमारे पास जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा था दैट हैड द ओरिजिन फ्रॉम दैट हैड एन ओरिजिन फ्रॉम द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फिनोपैलेटन फोरामेन, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग्स सॉरी इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजल कैविटी पड़ा होता है फोरामेन। ठीक है। तो इस तरह से इनकी साइड्स ऑफ ओरिजिन भी डिफरेंट है, इनका कैरेक्टर भी डिफरेंट है। अच्छा, सेकेंडली कि जो नेजोफेरिंजियल कैंसर है इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। इसकी जो एटियोलॉजी है वो थोड़ी डाइवर्स थी। हम देखते हैं कि एक तो इसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाइनीज़ ओरिजिन के इंडिविजुअल हैं, जो चाइना के रहने वाले हैं, उनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी पाई जाती है कि उनमें नेजोफेरिंजियल कैंसर का इंसिडेंस वैसे ही ज़्यादा है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसकी इंसिडेंस को प्रोवोक करते हैं, डाइट है उनकी ऐसी, और कुछ पर्सनल हैबिट्स हैं। तो नेजोफेरिंजियल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन इन चाइना एंड ताइवान। ठीक है। इसमें जो इंसिडेंस है वो अमेरिकन बोर्न्स में कम है। और जो कि रिस्क फैक्टर है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, वो है बर्निंग ऑफ इंसेंस और वुड। तो वो ऐसे कंपाउंड्स बर्न करते हैं, ऐसे वुड बर्न करते हैं जिसमें से पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ने निकलना होता है। वो जब उसकी इनहेलेशन होती है तो उससे एक रिस्क बढ़ जाता है नेजोफेरिंजियल कैंसर का। ठीक है। सो बर्निंग ऑफ इंसेंस एंड वुड ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा वो प्रिजर्व सॉल्टेड फिश को खाते हैं और उससे जो निकलते हैं, और उसको बनाने में, उसको जो फ्राई करने में या उसको रोस्ट करने में जो एक केमिकल्स निकलते हैं, कहते हैं नाइट्रोसामीन्स, वो अगेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेजोफेरिंजियल कैंसर। ठीक है। सो ड्राई सॉल्टेड और प्रिजर्व्ड फिश, ठीक है, ड्राई सॉल्टेड प्रिजर्व्ड फिश ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें नाइट्रोसामिन्स की अकरेंस होती है, इसलिए नेजोफेरिंजियल कैंसर होता है। इसके अलावा अगर उनकी डाइट विटामिन सी डेफिशिएंट है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो अवॉइड करता है या प्रिवेंट करता है नाइट्रोसिफिकेशन ऑफ अमीन्स को। अगर नाइट्रोसिफिकेशन ऑफ अमीन्स नहीं हो तो नाइट्रोसामिन्स नहीं बनेंगी, तो अगेन जो नेजोफेरिंजियल कैंसर है उसकी इंसिडेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो विटामिन सी डेफिशिएंट डाइट्स ले रहे हैं तो अगेन तो ये कुछ पर्सनल हैबिट्स हैं जिसमें बर्निंग ऑफ इंसेंस है, वुड है, और साथ में ईटिंग ऑफ ड्राई सॉल्टेड प्रिजर्व्ड फिश है, और इसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंट डाइट्स हैं। तो ये उसको प्रीडिस्पोज करते हैं इंडिविजुअल टू द अकरेंस ऑफ नेजोफेरिंजियल कैंसर। ठीक है। अच्छा, और जो इसकी टियोलॉजी में चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें अगेन जेनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। जो चाइनीज है देवर हायर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर नेजोफेरिंजियल कैंसर, एंड इवन आफ्टर माइग्रेशन टू डिफरेंट कंट्रीज उनकी जो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी रहती है वो सेम होती है। इसमें वायरल रोल भी है। जो वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस, उसका हमने देखा है कि उसकी एसोसिएशन है विद द अकरेंस ऑफ नेजोफेरिंजियल कैंसर। जैसे हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में कहा था कि उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है, राइट। उसी तरह से एप्स्टीन बार वायरस की वजह से नेजोफेरिंजियल कैंसर का स्प्रेड का की फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसकी अकरेंस ज़्यादा है। ठीक है। इसीलिए हम एप्स्टीन बार वायरस के लिए स्क्रीनिंग करके ये डिटर्मिन कर सकते हैं कौन से पेशेंट्स एट रिस्क हैं या किन पेशेंट्स में नेजोफेरिंजियल कैंसर पाया जा रहा है। तो इस वायरस के लिए स्क्रीनिंग के लिए हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं अगेंस्ट द टू वायरल एंटीजन्स। उसमें दो इंपॉर्टेंट एंटीजन है, एक है वायरल कैप्सिड एंटीजन VCA कहते हैं उसको, दूसरा होता है अर्ली एंटीजन। तो वायरल कैप्सिड एंटीजन VCA एंड अर्ली एंटीजन आर द टू एंटीजन जो कि उन पेशेंट्स में होता है जिनमें नेजोफेरिंजियल कैंसर की ससेप्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज नेजोफेरिंजियल कैंसर। इन्हीं दो एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है। और हम फिर उनको IgA एंटीबॉडीज़ हम मेजर करते हैं सीरम में, जो कि एल्डी एंटीजन के अगेंस्ट भी होती हैं और वायरल कैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट भी होती हैं। तो इन दोनों के अगेंस्ट हमें मेजर करनी होती है। अगर इनकी मतलब इनके अमाउंट ज़्यादा मिले तो इट इज़ पॉसिबल कि वो पेशेंट एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेजोफेरिंजियल कैंसर। थर्ड इज एनवायरमेंट, वो मैंने पहले बताया कि तो एयर पोल्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्मोकिंग अगर करें टोबैको की वो इंपॉर्टेंट है, और ओपियम का इंटेक इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोसामिन्स फ्रॉम ड्राई सॉल्टेड फिश, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ इंसेंस वुड। सो स्मोक एंड नाइट्रोसामिन्स, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, वायरल कॉज, और साथ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो ये इसकी हो गई टियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है इसकी, तो जो है ये है ना नेजोफेरिंजियल कैंसर, इसमें या तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, या इसके वेरिएंट्स होंगे, या इसके डिफरेंट ग्रेड्स होंगे, जिसमें हमें ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा भी मिलता है, लिम्फो एपिथेलियोमा भी मिलता है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, 85% यही होते हैं, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा एंड लिम्फो एपिथेलियोमा। इसके अलावा लिम्फोमा भी होते हैं 10% ऑफ केसेस में, और 5% ऑफ केसेस में रेब्डोमायोसार्कोमा भी होते हैं, मैलिग्नेंट मिक्स सेल ट्यूमर भी होता है, मैलिग्नेंट कोडोमा भी होता है। तो बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिलेगा, या इसके डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन मिलेंगे, या फिर इसके वेरिएंट्स मिलेंगे, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो नेजोफेरिंग से ही है। तो वी हैव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा,
और उसकी वैरायटीज़ में वी हैव ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा एंड लिम्फोमा एपिथेलियोमा। सबसे ज़्यादा 85% केसेस में यही दोनों होते हैं। इसके अलावा लिम्फोमा भी हो सकते हैं 5% ऑफ केसेस में, और रिमेनिंग हमारे पास लेप्टोमायोसार्कोमा होते हैं, मैलिग्नेंट मिक्स्ड सलाइवरी ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट कॉर्डोमा होते हैं। इसके अलावा जो कैंसर होता है या तो प्रोलिफरेटिव हो सकता है नेसोफेरेंजियल कैंसर, जिसमें वो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक पॉलीपॉइड ट्यूमर की फॉर्म में ग्रो करेगा और फिल कर देगा नेसोफेरिंग्स को, और इसमें हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो कैंसर होता है इन कैरेक्टर अल्सरेटिव भी हो सकता है। अगर अल्सरेटिव है नेसोफेरेंजियल कैंसर तो वो एपिस्टेक्सिस की कंप्लेन ज़्यादा आएगी उसमें, ठीक है। अगर प्रोलिफरेटिव है तो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव नेजल सिम्टम ज़्यादा आएंगे। और समटाइम्स ये इन्फिल्ट्रेटिव कोर्स भी फॉलो करता है, जिसमें ये इन्फिल्ट्रेट करता है सब म्यूकोसली। तो इन्फिल्ट्रेटिव कोर्स भी होता है, अल्सरेटिव कोर्स भी होता है, प्रोलिफरेटिव कोर्स भी होता है नेसोफेरेंजियल कैंसर का। इसके अलावा इसको हमने दोबारा से क्लासीफाई किया, WHO ने रिक्लासिफिकेशन किया इसकी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। और इसमें भी टाइप 1 है नेसोफेरेंजियल कैंसर की, टाइप 2 है और टाइप 3 है। टाइप 1 25% ऑफ केसेस में होती है, जिसमें केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा होता है। केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा में वी कैन अज्यूम कि कौन सा होता होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो टाइप 1 में केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा है और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये 25% ऑफ केसेस में होता है। टाइप 2 में नॉन केराटिनाइजिंग है लेकिन डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है। अभी एट दिस लेवल ये नॉन केराटिनाइजिंग है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड नॉन केराटिनाइजिंग में वी हैव ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, इंटरमीडिएट सेल कार्सिनोमा, जो कि मोस्टली हो भी रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी से कंपेयर करें लाइक लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा, अच्छा जो लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा है ना, इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक होता है रिगॉर्ड टाइप और एक होती है शिमिनके टाइप। जो रिगॉर्ड टाइप है वो टाइप 2 में है लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा की, जबकि जो सेकंड टाइप है दैट इज शिमिनके टाइप, ये टाइप 3 में है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि रिगॉर्ड टाइप में जो मैलिग्नेंट टिश्यूज है ना वो नेस्ट में पड़े हुए हैं ट्यूमर में, ठीक है, नेस्ट फॉर्म में पड़े हुए हैं रिगॉर्ड टाइप में। जबकि शिमिनके टाइप में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। ट्यूमर डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई नेस्ट नहीं बने हुए, ठीक है। तो शिमिनके और रिगॉर्ड में ये दो डिफरेंसेस हैं। टाइप 1 हमने कहा कि 25% केसेस में होगा क्या, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। टाइप 2 12% केसेस में होगा नॉन केराटिनाइजिंग डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा है, इंटरमीडिएट सेल कार्सिनोमा है और लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा है रिगॉर्ड टाइप का, ठीक है। दैन टाइप 3 63% ऑफ केसेस में टाइप 3 होती है, जिसमें ये नॉन केराटिनाइजिंग है और अनडिफरेंशिएटेड। नॉन केराटिनाइजिंग अनडिफरेंशिएटेड में वी हैव एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, वी हैव क्लियर सेल कार्सिनोमा, वी हैव लिम्फो एपिथेलियल कार्सिनोमा शिमिनके टाइप एंड वी हैव द स्पिंडल सेल कार्सिनोमा। अगर चिन कार्सिनोमा के बारे में कहा जाता है सबसे पुअर प्रोग्नोसिस हमारे पास आता है केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा का, ठीक है, जिसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस हमारे पास आता है नॉन केराटिनाइजिंग अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, जिसमें एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, और बाकी भी हैं इसमें टाइप्स, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी WHO क्लासिफिकेशन ट्यूमर की। अच्छा, अब इसके स्प्रेड की बात कर लेते हैं। इसका स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है और नेजोफेरिंग से ऑलमोस्ट हर जगह पे स्प्रेड हो सकता है और सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स को 12 के 12 क्रेनियल नर्व्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। लोकल स्प्रेड देखते हैं इसका। जो कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के, वो फोसा ऑफ रोजनमुलर, मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट बिलो द बेस ऑफ स्कल ये प्रेजेंट होता है फोसा, और यहाँ से ये राइज करता है ट्यूमर। अगर ये एंटीरियरली स्प्रेड करेगा तो ये कॉर्नर को ब्लॉक करेगा और नेजल कैविटी को ब्लॉक करेगा। अगर इंफीरियरली स्प्रेड करेगा तो ओरोफेरिंग्स में आएगा, हाइपोफेरिंग्स में आएगा। अगर लेटरल स्प्रेड करेगा तो जस्ट लाइक एंजियोफाइब्रोमा ये पैराफ्रेंजियल स्पेस को इन्वेट करेगा, टेम्पोरल फोसा को इन्वॉल्व करेगा साइनस ऑफ मॉर्गेनी के जरिए। अपवर स्प्रेड करेगा तो ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर सकता है। हमने देखा था कि जो एंजियोफाइब्रोमा था वो फोरामन रोटेंडम से एंडोक्राइन कैविटी को अप्रोच करता है, रिमेंबर, जबकि ये अप्रोच करता है मिडल क्रेनियल फोसा को वाया दी फोरामन लेसरम एंड फोरामन ओवेल, ठीक है, फोरामन लेसरम फोरामन ओवेल के जरिए। अच्छा, और जब ये क्रेनियल 6 को इन्वॉल्व करता है उसकी वजह से हमें डिप्लोपे की कंप्लेन मिलती है। इसके अलावा अगर दूसरे क्रेनियल को 3 4 को इन्वॉल्व करेगा तो हमें पास ऑफ्थेल्मोप्लेजिया की कंप्लेन आएगी। स्प्रेड जो होता है पोस्टीरियर स्कल बेस का में होता है थ्रू जुगुलर फोरामेन, ठीक है। और जब जुगुलर फोरामेन को इफेक्ट करता है तो क्रेनियल 9 और 10 और 11 को अफेक्ट कर सकता है। हाइपोग्लोसल कनाल को अफेक्ट करता है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सिमेथाइड नर्व फाइब्रस को अफेक्ट करता है। हॉर्नर सिंड्रोम कॉज करता है। और अगर टेराकोइड मसल्स को अफेक्ट करेगा तो ट्रिस्मस भी कॉज कर सकता है, लॉक जॉ भी अफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। ये तो होगा उसका लोकल स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है क्योंकि नेजोफेरेंजियल रीजन में रिच होती हैं लिम्फेटिक्स और वहाँ से इसका सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड में डायरेक्टली भी हो सकता है, इसके अलावा पहले इसका रेट्रोफ्रेंजियल पैराफ्रेंजियल में होता है, वहाँ से भी जा सकता है टुवर्ड्स दी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और अगेन जब रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से नेक स्टिफनेस होती है और टोर्टिकुलस, ठीक है, टोर्टिकुलस और नेक स्टिफनेस हमें तब मिलेगी जब रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। जब टेराकोइड मसल्स की इन्वॉल्वमेंट थी तो ट्रिस्मस मिल रहा था। जब रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है तो नेक स्टिफनेस और टोर्टिकुलस मिल रहा है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है इसका बोन, लिवर और लंग में। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स का क्या कंप्लेंट्स मिलते हैं इसके, तो 3 4 तरह के इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये कि ये 5th और 7th डेकेड ऑफ लाइफ, 5th to 7th डेकेड ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है, लाइक ओल्डर एज ग्रुप में प्रेजेंट करता है और 20s और 30s में प्रेजेंट कर सकता है। मेल्स मोर होते हैं प्रोन देन फीमेल्स 3:1 में।
और जो सिम्टम्स होते हैं तो नेजल सिम्टम होते हैं, ऑलरेडी टोल्ड कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, नेजल डिस्चार्ज भी मिल सकता है, डी नेजल स्पीच होती है। डी नेजल स्पीच को हम कहते हैं रैनोलेलिया क्लोजा, और ये एज एन एमसीक्यू भी आता है कि नेजल फ्रेंजियल कैंसर में कौन सा स्पीच होती है, उसको हम कहते हैं डी नेजल स्पीच या रैनोलेलिया क्लोजा, ठीक है। और साथ में हमें एपिस्टेक्सिस की भी कंप्लेन मिल सकती है। ऑटोलॉजिकल सिम्टम में हमें ऑटोलॉजिकल कंप्लेंट तब मिलेंगी जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी यूस्टेशन ट्यूब की, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, उसको सीरस या सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, टिनाइटिस और डिजनेस भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर अडल्ट इंडिविजुअल में यूनिलेटरल ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन है तो हमें हमेशा रूल आउट करना चाहिए कि उसको कहीं नेसोफेरेंजियल कैंसर तो नहीं है। अच्छा, ऑफ्थेल्मोन्यूरोलॉजिकल सिम्टम में हम ये कहते हैं कि अगर ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर टू द सराउंडिंग एरिया सच एज स्फीनोइड साइनस में जब इसकी जाएगी एक्सटेंशन या ऑर्बिट में जाएगी या इंट्राक्रेनियल में जाएगी तो सारी क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं। स्क्विंट और डिप्लोपिया तब होगा जब क्रेनियल नर्व 6 की इन्वॉल्वमेंट होगी। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया तब होगा जब क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 की इन्वॉल्वमेंट होगी। फेशियल पेन और रिड्यूस कॉर्नियल रिफ्लेक्स तब होगा जब क्रेनियल नर्व 5 की इन्वॉल्वमेंट होगी थ्रू फोरामन लेसरम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से। आई थिंक पोस्टीरियर में ही होता है ना, सॉरी मिडिल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। पोस्टीरियर में तो जुगुलर फोरामन पता, यस। अच्छा, तो ट्यूमर डायरेक्टली भी इन्वाइट कर सकता है, ऑर्बिट की वजह से प्रोप्टोसिस हो सकता है और साथ में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है क्रेनियल नर्व 2 की इन्वॉल्वमेंट में से ड्यू टू एट द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 जो कि इसको हम जुगुलर फोरामन सिंड्रोम भी कहते हैं वो भी हो सकते हैं इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और ये प्रेशर एंड यूजली इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इनलार्ज लेटरो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड। जो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड है वो प्रेशर डालते हैं जुगुलर फोरामेन पे, तब हमें जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम रिजल्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा क्रेनियल 12 इन्वॉल्व हो जाएंगे इन द हाइपोग्लोसल कैनाल, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम तब होगा जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। तो जुगुलर फोरामेन की और हाइपोग्लोसल कैनाल की और हॉर्नर सिंड्रोम होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, और क्रेनियल 3, 4, 6 ये सब मिडिल क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्व होते हैं, 5 भी, और 2 तब होगी जब ये डायरेक्टली आई ऑर्बिट को ब्रीच कर देगा, ठीक है। नेसोफेरेंजियल कैंसर में कहा जाता है कि कंडक्टिव डेफनेस कॉज कराता है इंसुलेशन ट्यूब। अच्छा, नेसोफेरेंजियल कैंसर ना एक ट्राइड कॉज कराते हैं, हम कहते हैं ट्रोटस ट्राइड। तो अगर ट्रोटस ट्राइड का लफ्ज़ है तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि ट्रोटस ट्राइड हमेशा किस में होता है, नेसोफेरेंजियल कैंसर में होता है, जिसमें 3 कंप्लेंट्स हमें आती हैं इस ट्राइड में। एक तो कंडक्टिव डेफनेस होती है ड्यू टू यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज, इसके अलावा इप्सिलेटरल टेम्पोरोपैरेटल न्यूरल्जिया होता है ड्यू टू क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्वमेंट, और पैलेटल पैरालिसिस होता है ड्यू टू क्रेनियल नर्व 10 या वेगस नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो पैलेटल पैरालिसिस, टेम्पोरोपैरेटल न्यूरल्जिया एंड कंडक्टिव डेफनेस ये हम देखते हैं ट्रोटस ट्राइड में जो हमें नेसोफेरेंजियल कैंसर में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। हाँ, सर्वाइकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये समटाइम्स ओनली कंप्लेंट होती है। और पहली कंप्लेंट ये होती है कि पेशेंट को इन द सर्वाइकल रीजन लिम्फ नोड इनलार्ज मिलते हैं, टेंडर मिलते हैं, तो सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस कॉमन, ठीक है। लंप ऑफ नोड्स मिलता है, इज फाउंड बिटवीन द एंगल ऑफ जॉ एंड द मास्टर्ड बोन। मोस्टली हमें एंगल ऑफ जॉ और मास्टर्ड बोन के दरमियान में एक लंप ऑफ नोड्स मिलेगा, दैट इंडिकेट्स द सर्वाइकल नोडल मेटास्टेसिस। और समटाइम्स हमें मिलता है पोस्टीरियर ट्रायंगल की डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जहाँ पे स्पाइनल एसेसिव नर्व के अलॉन्ग इसकी मेटास्टेसिस हुई होती है नोड्स में, ठीक है। सो नोडल मेटास्टेसिस बहुत कॉमन 75% ऑफ केसेस में होती है, और समटाइम्स ये पहली और ओनली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी होती है। डिस्टल मेटास्टेसिस उम्मीदों के बोन, लंग और लिवर में होता है, और जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है बेस्ड ऑन इट्स क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, मोस्ट कॉमन है 60 to 90% ऑफ केसेस सबसे पहले ये होता ही ये सिम्टम है सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, इसमें वो इलाज हो जाते हैं और लंप बन जाता है लिम्फ नोड से, ठीक है। तो ये बात होगी। सेकेंडली हियरिंग लॉस मिलता है ड्यू टू स्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, एपिस्टेक्सिस मिलती है, क्रेनियल नर्व पाल्सी मिलेंगी जो कि 6 क्रेनियल नर्व की पाल्सी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका स्क्विंट होगा, डिप्लोपिया होगा, हेडेक भी हो सकता है ड्यू टू इंट्राक्रेनियल स्प्रेड, ईयर एक भी हो सकता है, नेक पेन भी होता है ड्यू टू रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, वेट लॉस होगा ड्यू टू कैंसर के चेक्सिया। डायग्नोसिस मतलब कैसे बनाते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपिक वैल्यूएशन जीए में भी हो सकती है, एलए में भी हो सकती है। हम रिजिड और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, और इसकी हम देखते हैं कि प्रोलिफरेटिव ट्यूमर है, अल्सरेटिव ट्यूमर है, या सब म्यूकोजल इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर है, उसमें हम बायोप्सी ले लेते हैं यूजिंग एंडोस्कोप्स, ठीक है। इमेजिंग स्टडी में हम सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं, और सीटी एमआरआई हमने सीटी स्कैन कराना था नेजोफेरिंग्स एंड नेक स्ट्रक्चर्स का, ये उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर आइडेंटिफाइंग दी दिस नेजोफेरेंजियल कैंसर, ठीक है। हम ये कराते हैं कि सीटी स्कैन कराते हैं किसका, नेक का और नेजोफेरिंग्स का, ये हमारे स्टडी ऑफ चॉइस। इसके अलावा हम लिम्फ नोड को भी असेस करते हैं, और उसके लिए फिर एमआरआई बेटर है लिम्फ नोड को असेस करने के लिए, साथ में सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन पता करने के लिए। इसके अलावा एक्सरे सीटी स्कैन चेस्ट का भी कराते हैं फॉर सेकेंडरीज, और साथ में सिटी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का भी कराते हैं फॉर सेकेंडरी इन द लिवर, और लंग के लिए हम सिटी और एक्सरे करा सकते हैं, सिटी और अल्ट्रासाउंड कराते हैं एब्डोमेन के लिए। और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन होता है, इसको हम कहते हैं पेट स्कैन, जो कि होता है फॉर दी सेकेंडरीज इन द ओवरऑल इन द बॉडी में कहाँ कहाँ इसका मेटास्टेसिस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। बायोप्सी भी लेंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका स्टेज क्या है, इसका टाइप क्या है, ठीक है।
फिर बायोप्सी हम इन उससे एंडोस्कोप से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ट्रांसपैरेंट अप्रोच भी समटाइम्स करनी पड़ती है और उसको एक्सपोज करना पड़ता है नेज़ोफेरेंस को, अगर ये बिल्कुल ऑब्वियस ना हो कैंसर। अगर उसकी जो प्राइमरी है, जो उसका प्राइमरी जो ट्यूमर है वो अगर ऑब्वियस नहीं है तो हम फिर ना ब्लाइंड बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। ब्लाइंड बायोप्सी भी ले सकते हैं। यहाँ तो लिखा भी, हाँ, स्ट्रिप ऑफ म्यूकोसा फ्रॉम द फोसल रोजनमुलर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरेंस कैन बी टेकन। और इसके अलावा हम ब्लाइंड बायोप्सी भी लेते हैं मल्टीपल साइट्स ऑफ नेज़ोफेरेंस, अगर हमें प्राइमरी ट्यूमर ना मिल रहा हो, जस्ट लिम्फ नोड, जैसे अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है और अभी तक हमें ये नहीं पता कि अगर वो नेज़ोफेरेंस कैंसर है ही नहीं, तो हम ब्लाइंड बायोप्सी भी ले सकते हैं और स्ट्रिप ऑफ म्यूकोसा ले सकते हैं फ्रॉम द फोसल रोजनमुलर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरेंस। अच्छा, तो हम ऑडियोग्राम भी हमने देखना होता है। ऑडियोग्राम हम इसलिए भी देखते हैं कि देखेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो नहीं है इसके साथ एसोसिएटेड, वो भी चेक हो जाता है। साथ अगर हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी दे रहे हैं और उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स में अगर हेयरिंग लॉस हो तो भी हमें ऑडियोग्राम से टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन इस ट्यूमर की हम करते हैं, इसको हम टाइप 1, 2, 3, 4 में क्लासीफाई करते हैं। डेफिनेटली जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अर्ली स्टेज में है, टाइप 4 लेटर स्टेजेस में होती है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जो कोरिलेशन है वो एप्सन बार वायरस के साथ और रेडियोथेरेपी के साथ डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स का। और जो टाइप 2 और 3 है वो उसमें हमें टाइटर्स ऑफ एप्सन बार वायरस ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं नाइल। सो यही है कि ग्रेड 2 एंड 3 में ईबी टाइटर ज़्यादा होते हैं, उनका लोकल कंट्रोल रेडियोथेरेपी के साथ अच्छा हो जाता है, तो इसलिए ग्रेड 2 एंड 3 थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका क्या, जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हम रेडियोथेरेपी कर रहे होते हैं। रेडियोथेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव और स्टेज 1 एंड 2 में तो हम बस रेडियोथेरेपी अलोन से ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बट ग्रेड 3 एंड 4 में हमें कंबाइन करनी पड़ती है रेडियोथेरेपी विद केमोथेरेपी। तो हम सर्जरी की तरफ पहले स्टेप में नहीं जाते इन केस ऑफ नेजोफेरेंशियल कैंसर, क्योंकि ये नेक का ट्यूमर है तो हमें नेक डिसेक्शन करना, इट्स अ वेरी एग्रेसिव सर्जरी। तो हम स्टार्ट में रेडियोथेरेपी की तरफ ही जाते हैं और 1 और 2 तो जस्ट सोनली बाय रेडियोथेरेपी ठीक हो जाए, जबकि ग्रेड 3 एंड 4 में हमें रेडियोथेरेपी अलॉन्ग विद केमोथेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें अगेन हम लीनियर एक्सेलरेटर से प्राइमरी को या बोथ साइड ऑफ नेक में देते हैं रेडियोथेरेपी। और उसमें IMRT की जो रेडियोथेरेपी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो मतलब और ये जो IMRT है ये रिकरेंट डिजीज़ या परसिस्टेंट डिजीज़ नेजोफेरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिव है। कीमोथेरेपी भी करते हैं, अगर ग्रेड 3 एंड 4 हो तो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। अगर प्रेसिस्टेंट या रिकरेंट नेजोफेरेंशियल कैंसर उसके लिए भी कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। हम सिस्प्लाटिन यूज़ करते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल यूज़ करते हैं, और उसमें लोकल कंट्रोल भी रुक जाता है और साथ में लोकल कंट्रोल भी काफ़ी हो जाता है ट्यूमर को, और साथ में डिस्टेंट मेटास्टेसिस को भी प्रिवेंट करता है। देन अगर रिकरेंट डिजीज़ है, रेजिडुअल डिजीज़ है, तो उस केस में फिर हमें सर्जरी तो जाना पड़ता है। अगर पॉजिटिव नोड्स हैं, मतलब नेजोफेरेंस से तो कैंसर रिमूव होगा, लेकिन सर्जरी के बाद और ट्रीटमेंट के बाद पॉजिटिव नोड्स या लिम्फ नोड्स में दोबारा से हमें मेटास्टेसिस नजर आए, उसके समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेडिकल नेक डिसेक्शन करनी पड़ता है। अब रेडिकल नेक डिसेक्शन में हम ये करते हैं कि एकदम स्टेनोक्लेडोमास्टर मसल को रिमूव कर देते हैं, क्रेनियल 11 को रिमूव कर देते हैं और जगलर इंटरनल जगलर वेन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उस साइड की, ठीक है, उस साइड की स्टेनोक्लेडोमास्टर मसल रिमूव होगा। रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्रेनियल 11 रिमूव होगी और साथ में इंटरनल जगलर वेन रिमूव हो जाएगी। मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन में हम उसको इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और बायलैटरल नेक डिजीज़ में हम बायलैटरल नेक डिसेक्शन करनी पड़ती है, लेकिन हम एक साइड की इंटरनल जगुलर वेन छोड़ दें ताकि फेशियल एडीमा और सेरेब्रल एडीमा ना हो, ठीक है। अच्छा, रिकरेंट रेजिडुअल, अगर ये तो तब करते हैं नेक डिसेक्शन जब पॉजिटिव नोड्स आए, ठीक है। अगर नेजोफेरिंक्स में कैंसर ही दोबारा आ गया है या वो ही परसिस्ट कर रहा है, तो उसके समय क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन का एक और कोर्स देना पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल रेडिएशन का एक और कोर्स थोड़ा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें फिर ना फर्दर जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं ब्रेन स्टेम पे, आई पे, ईयर पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, टेम्पोरल पे, वो ज़्यादा आ जाते हैं। ब्रेकीथेरेपी कर सकते हैं। ब्रेकीथेरेपी से इफेक्टिव क्योंकि उसमें ना वो बड़ा लोकलाइज रेडिएशन होती है जो कि जस्ट ट्यूमर को अफेक्ट करती है, और जो सराउंडिंग टिश्यूज उनको इतना मसला नहीं होता। उसमें हम करते हैं ये गोल्ड ग्रेन से हम ब्रेकीथेरेपी करते हैं। एंड थर्ड इज नेजोफेरेंजेक्टमी, जिसमें नेजोफेरेंस का पोर्शन रिमूव कर देते हैं। नेजोफेरेंजेक्टमी के लिए हम एंडोस्कोपिक अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। मीडियल मैक्सिलेक्टमी एंड लेटरल राइनोटमी के अप्रोच फॉलो करते हैं। मैक्सिलरी स्विंग ऑपरेशन भी करते हैं। लिफोर्ट वन अप्रोच भी फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि कहीं इंट्राक्रेनियल स्प्रेड तो नहीं है उसका, या पैराफ्रेंजियल स्पेस में स्प्रेड तो नहीं है, इंटरनल करोटिड आर्टरी में तो स्प्रेड नहीं है। तो इन केस ऑफ नोडल रिकरेंस में हम नेक डिसेक्शन कर रहे हैं। इन केस ऑफ नेजोफ्रेंजियल रिकरेंस में हम ब्रेकीथेरेपी, रेडियोथेरेपी और साथ में नेजोफ्रेंजेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए। बट हमारी मेन अप्रोच रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ही रहती है। हम सर्जिकल एक्सcision में बाद में जाते हैं। देन बस इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको हम TNM स्टेजिंग भी करते हैं। T1 में ये है कि ट्यूमर जस्ट कन्फाइंड टू नेजोफेरिंग्स। T2 में ये है कि ट्यूमर एक्सटेंड कर रहा है टू द ओरोफेरिंग्स एंड नेजल फोसा और सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो गया। T2A में ये है कि अभी पैराफ्रेंजियल स्प्रेड नहीं हुआ। T2B में है कि पैराफ्रेंजियल एक्सटेंशन भी हो गया अलॉन्ग विद ओरोफेरिंग्स एंड द नेजल फोसा। अच्छा, T3 में ये है कि ट्यूमर इन्वेट कर रहा है बोनी स्ट्रक्चर को, पैरानेजल साइनसिस को। तो T2 में जस्ट पैराफ्रेंजियल स्पेसिस में है। T3 में ये पैरानेजल साइनसिस में चला गया। T4 में उसके इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्वमेंट इंट्राक्रेनियल होगी, इसमें क्रेनियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर दिया, हाइपोफेरेंस को भी इन्वॉल्व कर दिया, मैस्टिकेटर स्पेस लगे, इन्फर्ट इम्पोर्ट फोर्स तक चले, लाइक उसकी चीक तक इन्वॉल्वमेंट होगी है। अच्छा, फिर एंड स्टेज में हम नोडल में ये देखते हैं कि अच्छा एन एक्स में तो ये है कि कोई असेस नहीं हो पा रहा लिम्फ नोड, एन जीरो में ये कि कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है, एन वन में है कि यूनिलेटरल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, लेकिन साइज जो है ट्यूमर का वो लेस देन 6 सेंटीमीटर, सॉरी साइज ऑफ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट ऑफ जस्ट लेस देन 6 सेंटीमीटर है। एन टू में हम बायलेटरल मेटास्टेसिस देख रहे हैं, लेकिन साइज उसका अभी भी लेस देन 6 सेंटीमीटर भी है, दोनों में ही अभी तक अबव सुप्राक्लेविकुलर फोसा है, अभी तो उन्होंने सुप्राक्लेविकुलर फोसा को इन्वॉल्व नहीं किया एन टू में। एन थ्री में उनका मेटास्टेसिस हो गया, और साथ में एन थ्री ए में तो ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर इन डायमेंशन में, और एन थ्री बी में वो ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर तो है ही है, साथ में उन्होंने सुप्राक्लेविकुलर फोसा को भी इफेक्ट कर दिया। एम स्टेज में यही है कि एम एक्स में ये कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असेस, एम जीरो में है नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, एम वन में है कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो चुका है इन द लंग, लिवर एंड बोन। ठीक है, सो बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। आई होप इट वाज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइस, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।